हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं सभी के हाल चाल बहुत 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 ही लाजवाब और बहुत ही बेमिसाल होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने प्रोबेबिलिटी के अंदर इसकी एक्सरसाइज के सेट ए, सेट बी और सेट सी का डिस्कशन करेंगे। हालांकि सेट सी का डिस्कशन आज की क्लास में नहीं हो पाएगा। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ सेट ए की एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में सेट बी, नेक्स्ट में सेट सी और उसके बाद इसके एडिशनल क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। मैं आपको दोस्तों फिर बता दूं, अगर आप लोग आईसीआई स्टडी मैट को सही तरीके से पूरी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो यकीन मानिए पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपका कोई भी अटेम्प्ट हो, हर पेपर में आपको आईसीआई स्टडी मैट के बाहर कुछ नहीं मिलेगा। और प्रोबेबिलिटी के अगर हम चैप्टर की बात करें तो इस पूरे चैप्टर में ऑन एन एवरेज 350 क्वेश्चन से प्लस क्वेश्चन है। चाहे आप चेक कर लीजिए, अगर आप एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, सेट ए, सेट बी, सेट सी के क्वेश्चंस और एडिशनल क्वेश्चन को टोटल कर लेंगे तो करीबन 300 क्वेश्चन के आसपास बैठेंगे। और पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 3 से 4 क्वेश्चन ही आपको पेपर में मिलेंगे इस प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में से। तो 300 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आईसीआई स्टडी मैट को जरूर सॉल्व करिएगा। और जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपका भाई आपके साथ है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए आप सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा, बाकी सारे क्वेश्चंस को आप स्किप कर दीजिएगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक बात और दोस्तों, बात यह है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर स्टडी मैट में पीछे जो आंसर दे रखे हैं वो कुछ गलत दे रखे हैं। तो जो मैं करा रहा हूं आप उसको फाइनल आंसर मानिएगा, और पेपर में अगर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आएगा तो जैसे मैंने आपको आंसर बताया बिल्कुल एग्जैक्टली वही आंसर आप लगा के आइएगा। आप ये मत सोचिएगा कि पीछे स्टडी मैट में आंसर गलत दे रखा है, अलग दे रखा है, तो मुझे वो आंसर टिक करके आना है, ये बिल्कुल मत सोचिएगा। क्वेश्चन का आंसर हमेशा सही होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों एक्सरसाइज सेट ए की। सबसे पहले इसमें ये सारे के सारे थ्योरी के क्वेश्चन है, इनको करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो आराम से फटाफट से हम इसके क्वेश्चंस करते जाएंगे। मैं आपको इसका रीजन भी बताता जाऊंगा, जहां रीजन बताने लायक होगा वहां रीजन आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा, और जहां रीजन बताने लायक नहीं होगा सीधे सीधा ऑप्शन का आंसर टिक करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, इनिशियली प्रोबेबिलिटी वाज अ ब्रांच ऑफ। भाई इनिशियली अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी किसकी ब्रांच थी? प्रोबेबिलिटी हमेशा बात करती है डेटा के बिहाफ पे। तो प्रोबेबिलिटी जो है देखा जाए इनिशियल बेसिस पे किसकी ब्रांच थी? मैथमेटिक्स की ब्रांच थी। बाद में इसे स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच माना गया। क्यों? क्योंकि भाई सारी की सारी चीजें डेटा पे बिलोंग करती हैं। लेकिन शुरुआत में जब प्रोबेबिलिटी का इजाद हुआ था, प्रोबेबिलिटी चैप्टर को रिकॉग्नाइज किया गया था, तो उस समय इसे प्योर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट माना जाता था, ठीक है ना। तो बेसिकली इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है ना। ये किसकी ब्रांच मानी जाती थी? इनिशियल बेसिस पे मैथमेटिक्स की। बाद में इसे स्टैटिस्टिक्स में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें, किसी भी चीज के होने की पॉसिबिलिटी की बात करें, चांसेस की बात करें, तो वो किस पे डिपेंड करता है? उसके डेटा पे डिपेंड करता है। इसलिए बाद में इसे स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन में शिफ्ट कर दिया गया। चलिए, इसके बाद हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 की। वो कह रहा है टू ब्रॉड डिवीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी आर। मैंने आपको बताया है प्रोबेबिलिटी को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी और एक ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का यूज किया जाता है डिसीजन मेकिंग थ्योरी में, ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का यूज किया जाता है टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इसके 2 डिवीजन है, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का यूज किया जाता है हमेशा मैथमेटिक्स में नहीं, मैनेजमेंट के अंदर, जहां डिसीजन मेकिंग की बात होती है। ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का यूज किया जाता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में होने वाले इवेंट्स की पॉसिबिलिटी की या चांसेस की बात करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एन एक्सपेरिमेंट इज नोन टू बी रैंडम इफ द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। भाई एक्सपेरिमेंट किसे काम कहते हैं? हम कोई भी काम जो एट रैंडम किया जाए, जिसका कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा, लेकिन रिजल्ट क्या होगा? अननोन होगा, दैट इज नोन टू बी द एक्सपेरिमेंट। अगर रिजल्ट पहले से नोन हुआ तो दोस्तों उसे आप एक्सपेरिमेंट बोल ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो वो कह रहा है एन एक्सपेरिमेंट इज नोन टू बी रैंडम इफ द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या होगा? कैन बी प्रिडिक्टेड, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, कैन बी स्प्लिट इनटू फर्दर एक्सपेरिमेंट, कैन बी सिलेक्टेड एट रैंडम। सर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। भाई अगर आपको रिजल्ट पहले से पता है तो वो एक्सपेरिमेंट होना है, वो तो आपको पता है क्या होगा। भाई किसी के गाल पे आप थप्पड़ मारोगे, आपको पता है उसको दर्द होगा, तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5
कह रहा है एन इवेंट दैट कैन बी स्प्लिट इनटू फर्दर इवेंट, वो इवेंट्स जिन्हें फर्दर इवेंट्स में डिकम्पोज किया जाता है, स्प्लिट कर सकते हैं, उन इवेंट्स को कहते हैं कंपोजिट इवेंट। और जिन्हें फर्दर इवेंट में आप डिकम्पोज नहीं कर सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं सिंपल इवेंट। तो कह रहा है एन इवेंट दैट कैन बी स्प्लिट इनटू फर्दर इवेंट इज नोन एज कंपोजिट इवेंट, ठीक है ना। Which of the following pair of events are mutually exclusive? सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कैसे कहते हैं? वो इवेंट्स जो एक साथ ऑकर हो ही नहीं सकते, ऐसे इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहा जाता है। तो ये पूछ रहा है बताइए कौन से ऐसे हैं जो एक साथ ऑकर नहीं हो सकते। एक स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ता है और फिलोसफी पढ़ता है, बिल्कुल ऑकर हो सकता है। राजू इंडिया में बॉर्न हुआ और एक फाइन इंजीनियर, ये भी हो सकता है। रूमा इज 16 years old एंड शी इज अ गुड सिंगर, यस ये भी हो सकता है। पीटर इज अंडर एज ऑफ 15 एंड पीटर इज द वोटर ऑफ कोलकाता, ये नहीं हो सकता क्योंकि वो 15 साल से छोटा भी है और एक वोटर भी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये दोनों इवेंट एक साथ होकर हो ही नहीं सकते, इसलिए इन दोनों इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोला जाएगा। चलिए आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ए और बी बराबर है, माने दो इवेंट्स है ए और बी, इनकी प्रोबेबिलिटी आपको बराबर दे रखी है, तो वो कह रहा है ए एंड बी आर द सेम इवेंट्स। नहीं भाई, प्रोबेबिलिटी बराबर है, इवेंट सेम होंगे ये बात नहीं होगी। ए एंड बी मस्ट बी द सेम इवेंट, नो। ए एंड बी मे बी द डिफरेंट इवेंट, यस बिल्कुल ये डिफरेंट इवेंट हो सकते हैं। मे बी का मतलब हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 है। ये कब होगा? जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। भाई कोई दो इवेंट्स अगर एक साथ ऑकर नहीं हो सकते तो ऐसे इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहा जाता है और उनके साथ में आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 0 होगी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1, तो ए और बी क्या होंगे? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे। भाई दो या दो से ज्यादा इवेंट्स, चाहे एक्सपेरिमेंट सेम हो चाहे एक्सपेरिमेंट डिफरेंट हो, जिनमें से एक ना एक इवेंट तो आएगा ही आएगा, ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। तो उस कंडीशन में यूनियन वाला पार्ट क्या होता है? 1 होता है, तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, ये सी। नेक्स्ट 10th, इफ एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड वंस देन द टू इवेंट्स हेड एंड टेल आर। भाई दो इवेंट्स, भाई एक कॉइन को अगर एक बार टॉस कराएंगे तो दो केसेस बनेंगे, हेड या टेल। वो दोनों क्या होंगे? एक साथ ऑकर हो नहीं सकते, दोनों में से एक ना एक तो आएगा ही आएगा और दोनों की प्रोबेबिलिटी भी आपस में बराबर होगी। माने कुल मिला के वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होंगे, एग्जॉस्टिव भी होंगे और इक्वली लाइकली भी होंगे। माने इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, हाँ जी सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देन द टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। नहीं, डिपेंडेंट नहीं। इक्वली लाइकली, यस भाई इक्वली लाइकली इवेंट्स किसे कहते हैं? एक ही एक्सपेरिमेंट के वो इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी आपस में बराबर होती है, ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। ठीक है ना, तो यहां प्रोबेबिलिटी आपस में बराबर रखी है तो ये क्या कहलाएगी? इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाएगी। नेक्स्ट 12th, if for two events probability of A intersection B is not equals to probability of A into probability of B, तो माने वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, they are not independent, then the two events A and B are independent, no, dependent, we cannot say, not equally likely, not exhaustive, not। भाई मेरे ख्याल से डिपेंडेंसी वाली बात होनी चाहिए, लेकिन कायदे में मैं आपको बताऊं नॉट इंडिपेंडेंट होने चाहिए। डिपेंडेंट है या नहीं है हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, कायदे में इसका आंसर नॉट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं भाई, ये अगर इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाता तो इंडिपेंडेंट होते, लेकिन प्रोडक्ट के बराबर नहीं आ रहा तो हम कहेंगे नॉट इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है या नहीं है हम ये बात नहीं कर सकते, लेकिन ऑप्शन नहीं दे रखा है तो हम यहां डिपेंडेंट पे टिक कर देते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी होता क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कब आता है? ये कब आता है? जब दोनों इवेंट्स क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ए इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, बी इज डिपेंडेंट ऑफ ए। नहीं, ये आएगा आंसर बोथ ए एंड बी। ए बी से इंडिपेंडेंट होगा, बी ए से इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन पार्ट इनके प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट 14th, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन ए एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आर इंडिपेंडेंट। यस भाई, ए के आने के चांसेस और बी के ना आने के चांसेस क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे।
बी एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आर इंडिपेंडेंट, माने जो इंडिपेंडेंट है वो तो हर तरीके से इंडिपेंडेंट होंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, यस, तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट 15th, वो कह रहा है इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो वो कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते, क्योंकि याद करिए इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी इज द पार्ट ऑफ द कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, और कंपाउंड प्रोबेबिलिटी में एंटर करने से पहले ये शर्त होती है कि जिन इवेंट्स की हम कंपाउंड प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं वो किसी भी हालत में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो दे कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है ना। नेक्स्ट 16th, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, ठीक है ना, दे कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। 17th, if a coin is tossed twice then the events occurrence of one head, occurrence of two head and occurrence of no head are, भाई बताइए ना, नॉट इक्वली लाइकली होंगे। क्यों? जब एक कॉइन को 2 बार टॉस कराया गया, केसेस कितने बनेंगे? 4, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ वन हेड कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? दैट इज इक्वल्स टू 2/4 माने 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड कितनी होगी? 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड की कितने केसेस? सिर्फ एक ही है, 1/4। तो ये क्या तीनों आपस में इक्वली लाइकली है? नहीं है, ये क्या होंगे? नॉट इक्वली लाइकली। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन एज्यूम एनी वैल्यू, भाई प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? 0 to 1 में, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी कभी 0 से छोटी नहीं हो सकती, माने नेगेटिव नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो 0 and 1 बोथ इंक्लूसिव, माने अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, और 1 है तो वो एक श्योर इवेंट है। नेक्स्ट 19th, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0 देन इट मींस क्या होगा? दे विल नेवर हैपन, ठीक है ना, इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, विल नेवर हैपन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1 माने वो एक श्योर इवेंट होगा। पी रेशियो क्यू आर द ऑड्स इन फेवर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। ऑड्स इन फेवर का मतलब मैंने आपको बताया, ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है ऑड्स इन फेवर, दैट इज इक्वल टू फेवर अपॉन अगेंस्ट। और प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है? फेवर अपॉन टोटल। तो ये पी रेशियो क्यू इज द ऑड्स इन फेवर, माने ये हुआ फेवर और ये हुआ अगेंस्ट। तो पूछ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी बराबर होता है फेवर अपॉन टोटल। फेवर कितना है? पी। टोटल कितना है? पी प्लस क्यू। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? पी अपॉन पी प्लस क्यू। बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मान लीजिए ऑड्स अगेंस्ट गिवन होता, ये अगेंस्ट होता, ये फेवर होता, तो प्रोबेबिलिटी हो जाती क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, ठीक है ना। नेक्स्ट 22, वो कह रहा है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 5/9, ऑड अगेंस्ट पूछा इसने, माने ये हुआ फेवर, ये हुआ टोटल। फेवर 5 टोटल 9, तो अगेंस्ट कितना होगा? 4। फेवर 5 टोटल 9 तो अगेंस्ट कितना होगा? 4, क्योंकि फेवर प्लस अगेंस्ट बराबर टोटल होता है। अब आपसे ऑड अगेंस्ट पूछा है, ऑड अगेंस्ट का मतलब क्या होगा? अगेंस्ट अपॉन फेवर। अगेंस्ट कितना है? 4। फेवर कितना है? 5। ऑड अगेंस्ट कितना हो जाएगा? 4/5, 4:5, ठीक है ना। 23, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इक्वली लाइकली रखे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव माने इंटरसेक्शन पार्ट 0 होगा, एग्जॉस्टिव माने तीनों में से एक ना एक तो आएगा ही आएगा। तो इन तीनों का सम किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। कैसे भाई? एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा, बी इंटरसेक्शन सी 0 होगा, सी इंटरसेक्शन ए 0 होगा, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी क्या होगा? 0 होगा। एग्जॉस्टिव है तो ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा? 1 होगा। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो गया, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 0 हो गया, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए 0 हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी 0 हो गया। और ये आपको दे रखा है 1, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वो कह रहा है ए डिनोट्स दैट अ स्टूडेंट रीड्स इन अ स्कूल एंड बी डिनोट्स ही प्लेज क्रिकेट। भाई ए जो है वो ये डिनोट कर रहा है कि स्टूडेंट जो है वो स्कूल में पढ़ता है, और बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो क्रिकेट खेलता है। तो ये लिखते हैं ए इज अ स्टूडेंट, ठीक है ना, और बी क्या है, प्ले क्रिकेट। अब क्या पूछ रहा है वो, देन ए इंटरसेक्शन बी 1 होगा कि वो स्टूडेंट खेले और साथ में वो स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट भी हो और क्रिकेट भी खेले, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ऐसा कुछ जरूर थोड़ा है। ए यूनियन बी, या तो वो स्टूडेंट होगा या वो क्रिकेट खेलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो स्टूडेंट भी होगा क्रिकेट भी खेलता होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर, वैसे तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए सर, इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी बनी नहीं। भाई ऐसा तो हो सकता है ना। अच्छा एक सेकेंड, रीड्स लिखा हुआ है, सॉरी स्टूडेंट रीड्स इन अ स्कूल, इज अ स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट रीड्स इन अ स्कूल माने स्कूल में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पढ़ाई भी कर ले और क्रिकेट भी खेल ले, पढ़ाई भी कर ले और क्रिकेट भी खेले, तो आंसर क्या होगा सी। ये दोनों एक साथ हैपन नहीं हो सकते, ये दोनों एक साथ ऑकर नहीं हो सकते। नेक्स्ट 25, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज डिफाइंड ओनली व्हेन। भाई कब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। माने ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्या चीज 0 नहीं चाहिए भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए, माने ए कभी भी इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए। तो ए इज नॉट एन इम्पॉसिबल इवेंट। ए कब, क्योंकि अब किसी के अपॉन में 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। इसका मतलब ए कभी भी इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए, ए की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि ये श्योर इवेंट होना चाहिए, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 का मतलब क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। नेक्स्ट 26 कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी डैश इज डिफाइंड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी डैश होता क्या है, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ठीक, अब ए आए और बी ना आए, तो मैंने ओनली ए की बात करा, तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, माने 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया। अब वो कह रहा है ये कब हो सकता है, भाई जब बी एक श्योर इवेंट ना हो। भाई अगर ये 0 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये 1 हो गया तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और समथिंग अपॉन 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। माने इस केस में बी किसी भी हालत में श्योर इवेंट नहीं होना चाहिए। बी इज नेवर अ श्योर, इज नॉट अ श्योर इवेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट 27, फॉर 2 इवेंट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। माने ये वाला पार्ट इसने 0 कर दिया। ये 0 कब हो सकता है, जब ए और बी क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। जब ए और बी क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 28, हाँ जी सर, एडिशनल थ्योरम कौन सी है पूछ रहा है, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाली। कौन सी है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सी। फॉर एनी 2 इवेंट्स ए एंड बी, अब फिर वही वाली बात, ये सारी बातें मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूं। भाई अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का सम इससे तो बड़ा होना चाहिए, इन दोनों का सम इससे तो बड़ा होना चाहिए। माने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आंसर क्या होगा सर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सी वाला आंसर होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हाँ जी सर, फॉर एनी 2 इवेंट्स ए एंड बी। अब ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी का मतलब ए आए और बी ना आए, माने ओनली ए की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, ओनली ए निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, ओनली ए निकालना, 2 सर्कल खींचे, ये ए ये बी। ओनली ए माने आपसे कौन सा वाला पार्ट पूछ रहा है, ये वाला पार्ट।
ये वाला पार्ट, ओनली ये वाला पार्ट। ए माइनस बी का मतलब भी यही हुआ, ए में से बी को घटाना। तो क्या करें, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, और इसको निकालने के लिए क्या करें, ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दें, ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दें, आंसर हो गया बी। सही है ना। ऐसे ही बी माइनस ए के लिए क्या करेंगे, ये वाला पार्ट निकालने के लिए बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट 31, द लिमिटेशन ऑफ द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। या क्लासिकल डेफिनेशन नाम की कोई चीज नहीं होती। क्लासिकल डेफिनेशन यही कहती है कि फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट होना चाहिए, ठीक है ना। टोटल इवेंट बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, इनफाइनाइट कभी नहीं होने चाहिए। इट इज एप्लीकेबल व्हेन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज फाइनाइट, होने भी चाहिए, ठीक है ना। इट इज एप्लीकेबल इफ द एलिमेंट्री इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, ठीक है ना। ये कह रहा है कि सबकी मतलब कायदे में सबके इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो, इक्वली लाइकली, मतलब सभी की प्रोबेबिलिटी बराबर हो। इट इज एप्लीकेबल द एलिमेंट्री इवेंट्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। ये क्या होना चाहिए, ए वाला आंसर होना चाहिए, ए एंड बी। भाई सीधी सीधी बात है। यहां पे ये कह रहा है अगर क्लासिकल डेफिनेशन की बात करें, माने जैसे एक डाइस को फेंकते हैं तो हर एक नंबर आने के चांसेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन कोई से भी दो नंबर एक साथ होकर नहीं हो सकते। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। बात समझ में आ गई। माने जब कभी भी सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आपस में बराबर है, माने एक फेयर गेम चल रहा है, बिल्कुल फेयर गेम चल रहा है। किसी भी एक्सपेरिमेंट में चली जाए, किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में चली जाए, जो भी आउटकम्स निकल के आ रहे हैं, जो भी इवेंट्स निकल के आ रहे हैं, उन सभी की प्रोबेबिलिटी आपस में बराबर हो और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। तो उस कंडीशन में आप क्लासिक कहते हैं ना, क्लासिक प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्योंकि सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपस में बराबर है। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, according to the statistical definition probability, the probability of event A is the probability of event A क्या होगा, favorable event upon total event। तो that is the ratio of the favorable event upon total event। limiting value of the ratio of the number of times of A event occur to the number of times of the experiment is repeated। no, experiment repeated नहीं, total occurrence की बात होगी। the ratio of the frequency of the occurrence of A to the total frequency। yes, ये हो सकता है। क्यों भाई, फ्रीक्वेंसी का मतलब ऑकरेंस से ही तो हुआ। ए कितनी बार ऑकर हो रहा है और टोटल कितनी बार ऑकर हो रहा है, इसका रेशियो ही क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहलाएगा। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, द थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी स्टेट्स फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी। भाई कंपाउंड प्रोबेबिलिटी किसके लिए एप्लीकेबल होगी, दो पॉसिबिलिटी है, या तो विद कंडीशन ऑकर होगा या विदाउट कंडीशन ऑकर होगा। विद कंडीशन ऑकर होगा तो उसे बोलेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, विदाउट कंडीशन ऑकर होगा तो उसे बोलेंगे अनकंडीशनल या इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो ये कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, पहले चेक करना पड़ेगा। ए वाले की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू बी अपॉन ए का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। कैंसिल होकर सेम आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, आंसर ए होना चाहिए। बी और सी में चेक करिए, यहां ए यूनियन भी आएगा तो ये नहीं हो पाएगा, यहां ए इंटरसेक्शन भी है तो प्रोबेबिलिटी ये भी ठीक है, सी भी ठीक है, ए और सी दोनों ठीक है। सर ए और सी दोनों ठीक है। आप ये मत कहिएगा कि सर पेपर में ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, ये बाबा आदम के जमाने से बुक छपी चली आ रही है, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। और ये क्या है हमारी, ये हमारी एडिशनल थ्योरम है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, वो कह रहा है इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो इनका इंटरसेक्शन पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। इसका इंटरसेक्शन पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो जरा पहले वाले को चेक करिए। पहले तो इसे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी को क्या लिखेंगे, इसे काट के मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब जरा ये बताइए जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यस सही आ रहा है। इसमें चेक करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी होगा, इसको रब कर रहा हूं मैं आगे को। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी की जगह हम क्या लिख ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा, नहीं। इसमें चेक करें, ये तो मतलब ही नहीं क्योंकि ये इंटरसेक्शन पार्ट जीरो है, खत्म। इसमें चेक करें, ये भी इंटरसेक्शन पार्ट जीरो है, ये भी खत्म। आंसर क्या होगा, ए होगा। क्लियर हो गई बात। चलिए
नेक्स्ट 35 कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। तो बताइए ए एंड बी किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ओनली ए की बात हुई। ओनली ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी हुआ, माने बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, माने क्या आ गया आंसर, ए आ गया। आंसर क्या आ गया, ए आ गया। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड 3 इवेंट्स ए बी सी आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंस। सर कुछ भी हो सकता है। कंप्लीटली इंडिपेंडेंस माने ए बी सी का एक दूसरे से कोई लेना देना हो। तो जब लेना देना नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के बराबर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के बराबर होगा। अब देखा जाए हमें यहां पे स्टॉप हो जाना चाहिए, लेकिन कंप्लीटली इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है। तो खुद बताइए ए डैश इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी होना चाहिए। तो कायदे में तो 4 कंडीशन बनती है, वैसे तो बहुत सारी कंडीशन बन सकती है, कायदे में तो 4 ही कंडीशन बनेगी। भाई अगर ए बी सी इंडिपेंडेंट है तो ये सारे केसेस अगर वो डिफाइन कर पा रहे हैं तो वो कंप्लीटली क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो आंसर कितना होगा इसका, 4। नेक्स्ट 37, हाँ जी सर, इफ 2 इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर, लेकिन वही वाली बात है ना, हमने तो कंडीशन पूछी है। चलिए ठीक है। 38, वैल्यूज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है। रैंडम वेरिएबल कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। भाई इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको रैंडम वेरिएबल कैसा लेना पड़ेगा, प्रॉफिट के केस में प्लस, लॉस के केस में माइनस। तो एनी वैल्यू हो सकता है, एनी वैल्यू। एनी वैल्यू का मतलब रियल नंबर्स मान लेंगे, ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट 39, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। एक्सपेक्टेड वैल्यू रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या हुआ, अरिथमेटिक मीन से। और अरिथमेटिक मीन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन कुछ भी आ सकता है। एनी वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यस, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, यस। ये तो मतलब कंडीशन इसमें जीरो वाली नहीं है ना। और कैन नेवर बी जीरो, नहीं। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा, कुछ ना कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब किससे है, अरिथमेटिक मीन से है। क्वेश्चन नंबर 40, इफ ऑल द वैल्यूज टेकन बाय अ रैंडम वेरिएबल आर इक्वल। अगर सारी वैल्यूज रैंडम वेरिएबल के दी गई है, वो जो है वो सारी की सारी इक्वल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होगा। ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आपने पढ़ा होगा, अगर सारे ऑब्जर्वेशन एक जैसे हैं, सारे ऑब्जर्वेशन एक जैसे हैं, तो उस कंडीशन में डिस्पर्जन की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज इक्वल टू 0 होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू वाई बराबर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। ये फॉलो करता है, प्लस का भी फॉलो करता है, माइनस का भी फॉलो करता है, और प्लस का फॉलो करता है, माइनस का फॉलो करता है, मल्टीप्लाई का फॉलो करता है, डिवाइड का फॉलो नहीं करता। तो ये मल्टीप्लाई वाला फॉलो कर रहा है, यहां ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, माइनस का ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ ये होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला फॉलो हो रहा है, बाकी सब में तो अलग अलग आंसर है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, वो कह रहा है ये x1, x2, x3, x4 क्या है, ये रैंडम वेरिएबल है और इनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी है P1, P2, P3, P4। तो इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, x1 इंटू P1, x1 इंटू P1, x2 इंटू P2, x3 इंटू P3 और x4 इंटू P4, इन सबका सम, इन सबका सम। तो आंसर क्या होगा, C। नेक्स्ट 43, इस क्वेश्चन को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का मतलब यहां कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मास फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x सेटिस्फाई। भाई सभी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। सभी, भाई कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने ट्राई किया, उसमें जितने भी इवेंट्स निकले
उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? ऑलवेज इक्वल्स टू 1। मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। मैक्सिमम कितनी होगी? 1। तो आंसर कौन सा होना चाहिए? सर डी होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी कम से कम 0 या 0 से बड़ी होगी और सभी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? 1 होगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट 44, वेरिएंस। वेरिएंस की बात करें, वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय, वेरिएंस क्या होगा? ये वाला सर, ये वेरिएंस है, ठीक है ना, इसे भी वेरिएंस कह सकते हैं। ये दोनों के दोनों वेरिएंस के ही फॉर्मूले हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ए एंड बी। 45, टू रैंडम वेरिएबल x एंड y आर रिलेटेड बाय y इक्वल्स टू 2 - 3x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। कायदे में एक क्वेश्चन तो आपका प्रोबेबिलिटी में होना ही नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन होना चाहिए डिस्पर्जन में। डिस्पर्जन वाला क्वेश्चन है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू पूछ दे रखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y पूछ रहा है। तो जरा ये बताइए दोस्तों, जरा ये बताइए, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन पे चेंज ऑफ ओरिजिन का फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। स्केल का फर्क पड़ता है? यस। तो ओरिजिन का मतलब होता है प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। और स्केल क्या हो गया? -3। लेकिन स्केल नेगेटिव भी होगा तब भी क्या कर देंगे? पॉजिटिव। बात समझ में आ गई? अब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है आपको? वो कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है? स्टैंडर्ड डेविएशन x ही दे रखा है। तो बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन y क्या होगा? तो x की जगह आप क्या लगा दीजिए? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x लगा दीजिए। तो जो निकल के आएगा वो क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y होगा, 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। और वेरिएंस की बात करेंगे तो स्क्वायरिंग कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा इसका? b। आंसर कितना आएगा इसका? बी। नेक्स्ट 46, वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन टू अनबायस्ड कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। वो कह रहा है एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए जब दो कॉइन को एक साथ टॉस कराया जाएगा। कितने केसेस बनते हैं? सर 2 केस बनते हैं। कितने में से? 4 में से। आंसर क्या होगा? 2/4 माने 1/2 माने 0.5। 47, कह रहा है if an unbiased coin is tossed twice, the probability of obtaining at least one tail, माने कम से कम एक टेल और 2 टेल। कितने केसेस? एक टेल के बनते हैं 2 केस और 2 टेल के बनता है 1 केस। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/4 माने 0.75। नेक्स्ट 48, 48, हाँ जी सर। वो कह रहा है इफ अनबायस्ड डाइस इज रोल्ड वंस द ऑड्स इन फेवर, ध्यान दीजिए, यहां प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी। ये क्वेश्चन में हर बार ऐसे जरूर करते हैं, क्वेश्चन में ट्विस्ट हो जाता है। आपसे यहां प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, आपसे ऑड इन फेवर पूछा है ऑफ गेटिंग अ पॉइंट विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो जब एक डाइस को रोल करते हैं तो 3 के कितने मल्टीपल होते हैं? 2। कौन कौन से? 3 और 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मल्टीपल ऑफ 3 की, मल्टीपल ऑफ 3। कितने केस होंगे भाई? टोटल हो गए 6, फेवरेबल और 2, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/3। ये तो प्रोबेबिलिटी निकल के आई, लेकिन आपसे पूछा क्या है? ऑड इन फेवर, माने ये हुआ फेवर, ये हुआ टोटल, तो अगेंस्ट हुआ 2। तो ऑड इन फेवर कितना होगा? फेवर अपॉन अगेंस्ट। फेवर कितना है? 1, अगेंस्ट कितना है? 2। रेशियो कितना आ जाएगा? 1:2। कितना आ जाएगा? 1:2। अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल के छोड़ाते हैं, जबकि आपसे प्रोबेबिलिटी नहीं, ऑड इन फेवर पूछा गया है। नेक्स्ट, तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? अ बैग कंटेन्स 50 1 रुपी कॉइन, 25 2 रुपीज कॉइन्स एंड 10 जो है 5 रुपी कॉइन। माने 1 रुपी कॉइन को आप मान लो रेड बॉल, ठीक है ना। चलो इसे रेड बॉल मान लेते, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये हो गया आपका रेड बॉल, ये हो गई आपकी ब्लू बॉल, और ये हो गई आपकी व्हाइट बॉल। अब ऐसे समझ लो आप, सर 15 रेड बॉल है, 25 व्हाइट ब्लू बॉल है और 10 व्हाइट बॉल है। इफ अ बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बैग देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलेक्टिंग अ 1 रुपी, 1 रुपी किसे बना था? रेड बॉल। नॉट सेलेक्टिंग अ रेड बॉल, रेड बॉल को सिलेक्ट नहीं करना है, तो बाकी कितनी रह गई? सर 25 और 10 35 रह गई। माने प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलेक्टिंग, नॉट ऑफ रेड बॉल, दैट इज इक्वल्स टू 35/50। आंसर आ गया 0.70। आंसर क्या आ गया? 0.70। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। हाफ सेंचुरी हो गई सर। वो कह रहा है एबीसी आर 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट दे रखे। अरे वाह, इंडिपेंडेंट है तो जितना भी इंटरसेक्शन पार्ट है सब मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इंटरसेक्शन पार्ट को किस में लिख देंगे? मल्टीप्लाई में लिख देंगे, विद द प्रोबेबिलिटीज 0.3, 0.2 एंड 0.4 रेस्पेक्टिवली। What is the probability of A intersection B intersection C? So that is equals to probability of A into probability of B
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो दैट इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू 0.2 इंटू 0.4। 3 2 जा 6 4 जा 24, 0.024। ये याद रखिए, गलती बहुत लोग करते हैं। 3 2 जा 6 4 जा 24, तो 0.24 नहीं आएगा, 0.024 आएगा, क्योंकि 3 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है 2 letters are taken at random from the word whom। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें 2 लेटर्स हमने सेलेक्ट किए फ्रॉम द वर्ड whom। What is the probability that none of the letter would be vowel। तो वॉवल कितने हैं हमारे पास, अगर हम बात करें तो इसमें कितने वॉवल है, वॉवल है हमारे पास 2, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, कॉन्सोनेंट भी हमारे पास 2। टोटल कितने लेटर सेलेक्ट करने हैं, 2 लेटर सेलेक्ट करने हैं। तो इस केस में वो कह रहा है बोथ लेटर्स आर वॉवल, माने बोथ आर वॉवल्स, बोथ आर वॉवल्स। अब इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले तो अपॉन का केस बताइए भाई, टोटल कितने लेटर है, 4। 4 में से 2 को सिलेक्ट करना है, क्या हो जाएगा नीचे 4C2, 4C2, और ऊपर वॉवल कितने हमारे पास 2 के 2 वॉवल सेलेक्ट करने, कोई भी कॉन्सोनेंट सेलेक्ट नहीं करना, माने 2C2 इंटू 2C0, तो 2C2 1 हो गया, ये हो गया 4 3 12 2 6, आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/6। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 की। वो कह रहा है इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, एक कार्ड निकाला गया 52 कार्ड्स में से, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग अ स्पेड, स्पेड और लिखा हुआ है, और का मतलब यूनियन, और एन एस, माने स्पेड यूनियन एस निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड यूनियन एस निकालना है, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड एंड एस, तो दैट इज इक्वल टू भाई कितने कार्ड सेलेक्ट किए हैं, पहले तो ये देख लीजिए एक ही कार्ड सेलेक्ट किया है। अगर एक से ज्यादा कार्ड सेलेक्ट करते तो आपको उस कंडीशन में कॉम्बिनेशन का यूज करना ही पड़ता। बात समझ में आ गई। यहां पे एक ही कार्ड सेलेक्ट किया गया है, टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52, तो अपॉन में कितना आएगा 52। अब स्पेड के कितने कार्ड होते हैं सर, स्पेड के कार्ड होते हैं 13, एस के कितने होते हैं 4, और क्या कोई कार्ड ऐसा होता है जो स्पेड भी और एस भी हो, यस एक कार्ड होता है एस ऑफ स्पेड -1, तो ये हो जाएगा 16/52, दैट इज इक्वल टू 4/13। सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में भी था, सेम क्वेश्चन ये एग्जाम्पल में भी था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। खत्म ही होने वाले 3 क्वेश्चन रह गए, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है इफ एक्स एंड वाई आर रैंडम वेरिएबल्स हैविंग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 4.5 एंड 2.5, माने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स गिवन है आपको 4.5 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन है आपको 2.5। कह रहा है देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। मैंने आपको बताया होगा लेक्चर में कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस वाई बराबर क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। प्लस के केस में फॉलो होगा, माइनस के केस में फॉलो होगा, मल्टीप्लाई के केस में फॉलो होगा, लेकिन डिवाइड के केस में फॉलो नहीं होता। तो ये सीधे सीधे 4.5 माइनस 2.5, आंसर कितना आ जाएगा 2। आंसर कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। इफ द वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल ऑफ x इज 23, आपको वेरिएंस कितना गिवन है 23 गिवन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 23। हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन में कभी भी वेरिएंस की बात करें तो पहले आप स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करिएगा। वो कह रहा है व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ दिस, तो सबसे पहले इसे अगर हम y मान ले, y इक्वल्स टू 2x प्लस 10, तो जरा ये बताइए डिस्पर्जन पे, माने डिस्पर्जन पे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने यहां पे चेंज ऑफ ओरिजिन माने प्लस 10 को काट दिया। अब सीधे सीधे अगर x की जगह हम स्टैंडर्ड डेविएशन लगाएंगे तो जो y की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 23, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 23। लेकिन हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा गया है, वेरिएंस पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है, वेरिएंस, एंड वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। तो हम यहां पे वेरिएंस ऑफ y निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 23 का स्क्वायर 23, तो आंसर कितना आ जाएगा 92। आंसर कितना आ जाएगा 92। नेक्स्ट एंड विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेट ए, कह रहा है
what is the probability of having at least 1 6 from 3 throws of a perfect die? माने आपने 3 डाइस को फेंका, 3 डाइस को एक साथ फेंका, कम से कम किसी एक पासे पे नंबर 6 आना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो पहले तो टोटल केस बताइए। जब एक पासे को फेंकते तो केस कितने बनते हैं? 6, यहां 6, यहां 6, यहां 6, टोटल केस बन जाएंगे 216, टोटल केस बन जाएंगे 216। अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन डाई शो नंबर 6। अब एटलीस्ट 1 डाई का मतलब तो ये हो गया कम से कम एक पासा शो करे, 2 भी शो कर सकते हैं, तीनों भी शो कर सकते हैं। तो हम इससे बढ़िया क्या करें, 1 में से, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से कोई भी डाई नंबर 6 शो ना करे, इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दे, तो कम से कम किसी एक डाइस पे नंबर 6 आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। भाई किसी भी काम को ना करने की कंडीशन निकालनी हो तो टोटल में से करने की कंडीशन को माइनस करते हैं, ऐसे ही किसी काम को करने की कंडीशन निकालनी है तो टोटल में से ना करने की कंडीशन को माइनस कर दीजिए, तो भी तो करने की कंडीशन निकल के आएगी। तो दैट इज इक्वल्स टू, हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ none of the dice show number 6, तो दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अब इस पासे में नंबर 6 ना आए, नंबर 6 ना आए तो कौन कौन आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 5/6। इस पासे में नंबर 6 ना आए, 5/6, इस पासे में भी नंबर 6 ना आए, 5/6। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 5/6 का होल क्यूब, आंसर हो गया डी। लीजिए सर, पूरी की पूरी सेट ए के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। एग्जाम्पल्स इससे पहले लेक्चर में आपके हो चुके हैं, एक्सरसाइज हमने यहां डिस्कस कर ली। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें सेट बी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि यहां पे आपकी कई हद तक सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, ठीक है ना। वैसे तो कम चांसेस है, अगर आपने मेरे से लेक्चर परचेज कर रखे हैं तो ना के बराबर चांसेस है कि आपको 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चंस आपसे वैसे भी हो गए होंगे। लेकिन अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन हिलकता भी है तो मैंने आपको बताया, आप वीडियो को बस उसी क्वेश्चन पे देखिएगा, बाकी सारी वीडियो को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से एंजॉय करिए, क्लासेस को देखिए, बड़ा मजा आएगा आपको सबको समझने में, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।